नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे भारत के अतीत में लिए हुए कुछ ऐसे निर्णयों के बारे में जिसने वर्तमान के भारत का निर्माण किया। तो जैसा कि आप जानते हैं किसी देश का निर्माण 5 साल 10 साल में नहीं हो सकता है। इसके पीछे एक सतत प्रक्रिया का हाथ होता है। तो किस तरीके से भारत का निर्माण हुआ? क्या अतीत में कौन सी वो घटनाएं हो रही थी जिसने आज के भारत को जन्म दे रही थी? तो हम कुछ ऐसे उन घटनाओं के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक वाक्य शेयर करना चाहता हूं जो कि हमारे उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म को पेश कर रहे थे पार्लियामेंट में, तब उन्होंने कहा था, नो पावर ऑन द अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया, दोज टाइम हैज़ कम। यानी कि पृथ्वी पे वो कोई ऐसी पावर नहीं है जो कि उन आइडियाज़ को रोक सके जिनको अब लेने का समय आ चुका है। वो ऐसे डिसीजन कौन से थे जिनको लेने का समय आ चुका है? इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आज हम ये जो भारत के नक्शे को देख रहे हैं, क्या इसका निर्माण 5 साल या 10 साल में हुआ? शायद नहीं। इसके पीछे काफ़ी कहानियाँ हैं, काफ़ी स्टोरीज़ हैं, जिसको शायद एक वीडियो में 1 घंटे में 2 घंटे में कवर करना इम्पॉसिबल है। तो जैसा कि आप जानते हैं 1947 में जब इंडिया आज़ाद होता है, उसके तुरंत ही बाद भारत का विभाजन होता है। भारत से पाकिस्तान अलग होता है और फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश, जो कि 1971 में अलग होता है। तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं में जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये दो ऐसी प्रमुख घटनाएं थीं जो कि भारत को आज़ाद करने के लिए अंग्रेज़ों को मजबूर होना पड़ा। इनमें से एक दो घटनाएं ये भी थीं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत की आज़ादी के बाद, जो कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है 1951 में। तो 1951 में जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है तो उस वक्त भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनते हैं और कांग्रेस पार्टी को 489 में से 364 लोकसभा की सीटें मिलती हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बनता है भारत में। तो ये जो बनता है, ये 4 अगस्त 1956 को बनता है और इसका नाम शायद आप में से सबको पता होगा, अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर जिसका नाम था। और यह बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में शुरू किया गया था और हाल ही में इसे भी 10-11 साल पहले 2009 में बंद भी कर दिया गया। और फिर अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो ग्रीन रेवोल्यूशन 1967 में शुरू हुआ और इसके जो जिनका श्रेय जाता है, अगर बात करें वर्ल्ड वाइड, तो प्रोफेसर नारमन को जाता है और अगर भारत में बोलें तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। और इसका पहला जो चरण था यानी कि फर्स्ट फेज जो था वो 1966 से लेकर 1980 तक चलता है और फिर उसके बाद अगर सेकेंड फेज की बात करें तो 1990 से लेकर कंटिन्यू है। और वो कौन सी समस्याएं थी जिसकी वजह से इंडिया को ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए आगे आना पड़ा? तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक छोटी सी स्टोरी है। लगभग ये 1963 का टाइम था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क गए हुए थे और वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के किसी सेनेट के मेंबर ने इंडिया को कहा कि पंडित जी, आप तो अनाज जो है यूनाइटेड स्टेट से लेते हैं और डिसीजन यूएसएसआर को लेते हैं। एक्चुअली उस वक्त हम थोड़े से यूएसएसआर यानी कि रूस की ओर झुके हुए थे, सोवियत यूनियन की ओर, सोवियत यूनियन संघ की ओर। और वो शायद मुद्दा इसराइल को लेके था और जो PL 480 नाम से जो उनका एक प्रोग्राम था यूएस का, उसके तहत वो अलग अलग कंट्रीज़ में अनाज दिया करते थे यूनाइटेड स्टेट। तो ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू को काफ़ी बुरी लगी कि अगर हम आज यूनाइटेड स्टेट से अनाज नहीं ले रहे होते तो उनकी हिम्मत नहीं बोलती कि हमको ऐसा कहें। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इंडिया वापस आते हैं तो तुरंत अपने कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं और उसमें ये निर्णय लेते हैं कि हमको अनाज के मामलों में भारत को आत्मनिर्भर बनना है। उसी के बाद ये पूरा एक क्रम चला और उसके बाद भारत राइस के लिए यानी कि चावल के लिए राइस इंस्टीट्यूट, जो कि इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट जो कि मनीला फिलीपींस वहाँ से लेकर आते हैं और मैक्सिको से हाइब्रिड क्वालिटी की गेहूँ लेके आते हैं और फिर इंडिया में उसकी फार्मिंग स्टार्ट की जाती है। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में स्टार्ट होता है और ये काफ़ी हद तक कहना कम होगा, ये पूर्ण रूप से भारत में सक्सेस होता है। स्पेशली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाले हिस्सों में ये काफ़ी हद तक सक्सेस हुआ और उससे उसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है कि जो पंजाब, जो कभी राइस के लिए, चावल के लिए उत्पादक क्षेत्र था ही नहीं, वहाँ पे आज सर्वाधिक चावल का उत्पादन हो रहा है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें 1962, जो कि इंडो सीनो वॉर यानी कि भारत
और चीन के बीच जो एक युद्ध होता है। और अगर हम बात करें इस युद्ध के बारे में, तो ये युद्ध जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में ये युद्ध होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बैंक का नेशनलाइजेशन, जो कि 1969 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने करती है। और इसके पीछे का एक कारण बहुत साफ था, क्योंकि जो उस वक्त तक बैंक थे वो टोटली प्राइवेट सेक्टर में थे, यानी कि प्राइवेट हाथों में थे। और आप ये बात तो जानते ही हैं कि प्राइवेट कंपनीज़ का काम रहता है सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा, ना कि सोशल वेलफेयर के काम करना। और गवर्नमेंट का काम रहता है सोशल वेलफेयर के काम करना, ना कि फ़ायदा कमाना। तो जब तक बैंकों का नेशनलाइज नहीं किया जा सकता था, तब तक, जो कि इंडिया में उस वक्त लगभग 60 to 70% पॉपुलेशन गाँव में रहती थी, और वहाँ पे बैंकों की पहुँच बिल्कुल जीरो थी, क्योंकि बैंकों को वहाँ से पता था कि वहाँ पे हमको फ़ायदा होगा नहीं। और भारत के ये वाले जो क्षेत्र थे, मुंबई महाराष्ट्र वाले जो क्षेत्र थे, यहीं पे बैंक टोटली होते थे। और एक और स्टोरी है कि उस वक्त तक, यानी कि 1947 से लेकर 1960 तक लगभग 400 बैंक जो बैंक करप्ट हो गए, और उसमें जो लगभग पैसे थे, लगभग सभी के पैसे डूब गए, जो कि वो उसके ग्राहक थे। तो ये काफ़ी आम बात हो चुकी थी बैंक करप्शन की। बैंक करप्ट हो जाया करते थे, और उन पर कुछ खास गाइडलाइन नहीं थी। तो ये एक अच्छा डिसीज़न बोला जा सकता है। फिर उसके बाद अप्रैल 1980 में फिर से बैंकों का नेशनलाइजेशन एक बार फिर से हुआ। और अभी 2019 में आपने सुना ही होगा कि बैंकों का फिर से एक काफ़ी बड़ा विलय हुआ, काफ़ी बैंकों का आपस में विलय करा दिया गया। वो तो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। फिर इंडिया में आता है वाइट रेवोल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। भारत में एक साइंटिस्ट थे, वर्गीस कुरियन, जो कि केरल के रहने वाले थे। उन्होंने भारत में वाइट रेवोल्यूशन के, भारत में वो जनक कहे जाते हैं, जो कि गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में अपना कार्यक्रम चलाते हैं। इसके बाद भारत मिल्क के प्रोडक्शन में अपने आप को फर्स्ट पोजीशन पे ला देता है, और आज भी भारत मिल्क के प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पर ही है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 1971 की, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद किया था, तो उस वक्त भारत के जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और 1971 में बांग्लादेश का निर्माण होता है, और वहाँ के प्रथम जो प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति, वो बनते हैं शेख मुजीबुर रहमान। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पोखरण 1, पोखरण आप तो जानते होंगे, जो कि राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है पोखरण। उसी के नाम पे पोखरण 1 बोला जाता है। और पोखरण 1 का जो कोड वर्ड था, उसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। स्माइलिंग बुद्धा क्यों? क्योंकि जिस दिन ये ऑपरेशन किया गया 18 मई 1974 को, उस दिन गौतम बुद्ध जी की जयंती थी। और उसी दिन ये प्रोग्राम, यानी कि ये टेस्ट जो है ये कंडक्ट किया जाता है, और इंडिया जो है उन 5 नेशन में आ जाता है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड नेशन होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, और 1974 आता है, जिसमें कि जेपी मूवमेंट, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया। और जयप्रकाश नारायण का ये आंदोलन काफ़ी अहम होता है, क्योंकि ये पटना के कॉलेज से शुरू होता है कि छात्र आंदोलन रहता है। और छात्र आंदोलन किस तरीके से पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व को प्रभावित करता है, और उस वक्त की इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को गिरा देता है। और फिर उसके बाद देश में इमरजेंसी लगती है, और मोरारजी देसाई भारत के नॉन कांग्रेस जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ये सभी मार्ग जो हैं यहाँ से शुरू होता है, 1974 जेपी मूवमेंट से। और ये एक कॉलेज का मुद्दा, मतलब एक कॉलेज में जो कॉलेज से शुरू होता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, इंडिया का जो फर्स्ट सैटेलाइट, जो कि भारत मेड था, जिसका नाम भारत के महान गणितज्ञ, भारत के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पे था, उसका परीक्षण भारत 1975 में करता है। और ये 2 रुपए की नोट है, जिस पे आप देख सकते हैं ये सैटेलाइट है आर्यभट्ट। फिर उसके बाद बात करते हैं इमरजेंसी, यानी कि भारत में इमरजेंसी लग जाती है 1975 से 1977 तक। और अगर हम इसके प्रॉपर डेट की बात करें, तो 25 जून की रात को ये डिसीज़न लिया जाता है कि भारत में इमरजेंसी लगेगी। और 21 मार्च 1977 तक राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद, और इन्होंने अपने आर्टिकल 352 का प्रयोग करते हुए इंडिया में इमरजेंसी का डिसीज़न लेते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, इमरजेंसी के तुरंत बाद जब चुनाव होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई होते हैं, जो कि नॉन कांग्रेस एक प्रधानमंत्री होते हैं। और
भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री भी यही होते हैं, जो कि 1977 में। फिर उसके कुछ सालों बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है 83 रनों से, जिसके जो कैप्टन थे वो कैप्टन थे कपिल देव। कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट में। आई डोंट थिंक इसमें से आपको कुछ भी भूला होगा। फिर भारत अपना खुद का एक स्पेस में आदमी भेजता है, जो कि राकेश शर्मा जी थे 1984 में, और सोवियत यूनियन की हेल्प से भेजते हैं एक्चुअली। और अगर हम बात करें राकेश शर्मा जी के बारे में, तो ये विंग कमांडर थे इंडियन एयरफोर्स में। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसमें मिग एयरक्राफ्ट का उपयोग किया था राकेश शर्मा जी ने, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को क्षति पहुंचाई थी। इसके बाद ये नेशनल हीरो के रूप में प्रदर्शित हुए थे भारत में। और फिर 1984 में इंडिया की इसरो और सोवियत यूनियन की जो रॉसकॉस्मॉस है, उन दोनों ने एक इंटर कॉस्मॉस प्रोग्राम चलाया, जिसके द्वारा 8 दिन के लिए भारत के राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में जाते हैं। और जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी रहती हैं। तो इंदिरा गांधी जी राकेश शर्मा जी से पूछती हैं कि आपको अंतरिक्ष से भारत कैसा दिख रहा है। तो राकेश शर्मा जी कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर उसके बाद बात करें हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। ये घटित होता है 3 दिसंबर 1984 की रात्रि को, और कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक एक कंपनी रहती है, जहाँ पर से मिथाइल आइसोसाइनाइट यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक गैस निकलती है, और इसकी वजह से लगभग न जाने कितने लोगों की जान चली जाती है। और फिर ये कंपनी भारत में अपने ऑपरेशन को मतलब फैक्ट्री को बंद कर देती है। फिर उसके बाद आता है 1986, जो कि बोफोर्स स्कैंडल के नाम से काफ़ी फेमस है। और अभी जब इंडिया राफेल खरीद रहा था, तब भी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो बोफोर्स की अगर हम बात करें, तो इंडिया और स्वीडन के बीच में ये डिसीजन होता है, जिसमें 1980 से 1990 के बीच में होता है। इस सौदे के तहत भारत को बोफोर्स लगभग 400 तोप देता है, मतलब देने की डील होती है, जो कि लगभग 1.3 अरब डॉलर का होता है। इसमें ये एलिगेशन लगता है कि ये लगभग 1.42 करोड़ 1.42 करोड़ जो रुपए हैं, ये रिश्वत के फॉर्म में देता है। इसके बाद ये एलिगेशन काफ़ी हाई प्रोफाइल एलिगेशन होता है, और राजीव गांधी तक ये एलिगेशन, उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक पहुंचता है। और राजीव गांधी जी फिर उसके बाद अगर हम बात करें 1990 की, जबकि कुवैत से एयरलिफ्ट किया जाता है। आई डोंट थिंक कि ये मूवी आपने देखा होगा, और देखा है तो अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा एयरलिफ्ट, जो कि अक्षय कुमार की मूवी है। काफ़ी अच्छी मूवी है, और इसमें पूरा बताया जाता है किस तरीके से इंडिया ने अपने लोगों को एयरलिफ्ट करते हैं, वहाँ से कुवैत वॉर के टाइम पे लेकर आते हैं। कुवैत वॉर की बात करें हम अगर, तो यह 2 अगस्त को शुरू होता है 1990। 2 अगस्त 1990 से शुरू होता है, और 28 फरवरी 1991 तक चलता है। इसमें होता क्या है, इराक ने कुवैत पर हमला कर देता है, और उस वक्त इराक के जो लीडर थे वो थे सद्दाम हुसैन, और उन्होंने अपनी सेना को लेकर कुवैत पे हमला कर देते हैं। और लगभग इंडिया ने 1.7 लाख यानी कि 1,70,000 लोगों को एयरलिफ्ट किया था, और इसे अब तक का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट प्रोग्राम यानी कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 1991 में ग्लोबलाइजेशन होता है, मतलब एलपीजी रिफॉर्म आता है। एलपीजी का फुल फॉर्म लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके पीछे की बात करें तो ये काफ़ी बड़ी इसमें स्टोरी है कि किस तरीके से इंडिया का जो जमा पूंजी है वो ख़त्म हो जाता है, और इंडिया के पास मात्र 7 दिन का ही टाइम बचता है कि इतने 7 दिन के पेमेंट करने के पैसे बचते हैं। और चूँकि कुवैत वॉर स्टार्ट हो चुका था, तो ऑयल के जो प्राइस है कंटिन्यूसली हाइक कर रहे थे, और इंडिया के पास पैसे कुछ थे नहीं उस वक्त। जो इंडिया अभी तक 600 मिलियन में खरीदता था तेल, अब उसको 1200 मिलियन डॉलर में वही तेल पड़ने लगा था, क्योंकि कुवैत वॉर स्टार्ट होने के बाद इराक काफ़ी ज़्यादा भारत वहाँ से तेल लेता था, और कुवैत और सऊदी का वो पूरा मार्ग खाड़ी युद्ध शुरू हो चुका था। इसकी वजह से तो भारत टोटली बैंकरप्ट होने के कगार पे आ चुका था। लेकिन किस तरीके से उसको वहाँ से निकाला गया, उस वक्त के जो भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी, और हमारे उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने कौन कौन सी नीतियाँ बनाई, कैसे भारत को निकाला गया, इस पर तो एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे तो ही शायद इस टॉपिक को कवर किया जा सकता है।
फिर उसके बाद अगर हम बात करें पोखरण 2 की, इसे ऑपरेशन शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन शक्ति एक और है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पोखरण 2 11 मई 1998 से लेके 13 मई 1998 के बीच में 5 परमाणु बमों का जो है वो परीक्षण किया जाता है, जिसे मिशन शक्ति कहा जाता है। और 11 मई को जब ये परीक्षण किया जाता है तो 11 मई को ही भारत ने अपना जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है उसको भी घोषित कर देता है भारत। और ये पोखरण कहाँ पर है ये तो शायद आप जानते होंगे, हमने पहली बात कर लिया था कि राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें 1999 में कारगिल वॉर होता है। तो कारगिल वॉर जिसमें भारत को विजय प्राप्त होती है और इसका नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तहत भारत टाइगर हिल पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है और यह युद्ध भारत जीतता है और पाकिस्तान को इसमें काफ़ी हार होती है, काफ़ी नुकसान भी होती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें IC 814 का हाईजैक होता है, ये काफ़ी। फिर उसके बाद बात करें हम भारत में मनरेगा एक्ट आता है जो कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट एक्ट है, जो कि वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट जो वर्क की गारंटी देने वाला एक ये कार्यक्रम है जो कि 2005 में शुरू किया गया। इसमें लगभग सभी को ये गारंटी दिया जाता है कि 100 दिन का उनको रोजगार दिया जाएगा। फिर बात करें हम 2004 में जो सुनामी आती है उसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग ख़त्म हो जाते हैं और ये वो घटना थी जिसने प्रकृति ने हमको बता दिया कि प्रकृति से ज़्यादा पावरफुल इस दुनिया में कोई नहीं है। आप कितनी भी तैयारी करें, अगर आप हमारे साथ गलत करने की कोशिश करेंगे तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। फिर उसके बाद बात करें हम चंद्रयान 1 जो कि भारत का काफ़ी सक्सेसफुल अचीवमेंट है, इंडिया का सक्सेसफुल अचीवमेंट था चंद्रयान 1, जिसके द्वारा हम जो चंद्रमा पे वाटर के बारे में पता लगाते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में पास करते हैं। फिर इसके बाद मार्स मिशन को भारत भेजता है और भारत पहले ही प्रयास में मार्स मिशन मंगलयान में सफल हो जाता है। 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से जो कि भेजा जाता है। इससे पहले सोवियत संघ, नासा मतलब अमेरिका, यूरोपियन यूनियन की अंतरिक्ष एजेंसियों ने इससे पहले भेज चुका था। इसके बाद भारत भेजने वाला मार्स मिशन चौथा देश था और भारत ने मार्स मिशन को इतने कम लागत में भेजा था कि ये भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका था। फिर भारत ने मार्च 2014 में सफलतापूर्वक पोलियो को समाप्त कर देता है भारत से और इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लियरिफाई किया। फिर उसके बाद इंडिया लॉन्च करता है अपना खुद का GPS सिस्टम जिसे नाविक के नाम से जानते हैं। आज हम जो अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं GPS, ये तो यूनाइटेड स्टेट का है, लेकिन हमने अपना GPS बना लिया है और जल्दी वो लगभग कुछ फ़ोन्स में अब तो आने भी लगे हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये इस पूरे एरिया को अपने नाविक से हम कवर करते हैं। पूरा चीन, पाकिस्तान, इधर अफ़गानिस्तान, फिर इराक, ईरान, फिर ये गल्फ़ कंट्रीज़ को लेते हुए ये पूरा एरिया हमारे नाविक द्वारा कवर कर लिया जाता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो विमुद्रीकरण, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रात को 8 बजे आते हैं और कहते हैं कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। एक अजीब फैसला था लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करा जाता है। अब वो कितना सक्सेस हुआ कितना सक्सेस नहीं हुआ ये अलग डिबेट का विषय है। लेकिन फिर उसके बाद बात करें हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी भारत में लागू होता है कब? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होता है और इसमें 0%, 5%, फिर उसके बाद 18%, फिर उसके बाद 28% इसमें ये लागू होता है। फिर बात करें हम मिशन शक्ति। अब वो वाला शक्ति अलग है और ये वाला शक्ति मिशन शक्ति अलग है। तो इंडिया सक्सेसफुली कंडक्ट करता है मिशन शक्ति को, जिसमें एंटी सेटेलाइट मिसाइल टेस्ट करता है और इसको सक्सेसफुली अचीव करता है। फिर उसके बाद बात करें हम चंद्रयान 2 की। तो चंद्रयान 2 में जो कि एक लैंडर रहता है, एक रोवर रहता है। लैंडर की बात करें तो लैंडर विक्रम और रोवर की बात करें तो प्रज्ञान। और जो चंद्रयान 2 जो होता है ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको भेजा जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर करिए और अगर कुछ सजेशन हो तो नीचे कमेंट करिए। और हाँ, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे 1991 का जो रिफॉर्म था उसके बारे में हो गया, फिर चाहे फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो गया, फिर चाहे
जो न्यूक्लियर जो हमने टेस्ट कंडक्ट किया था उसके बारे में हो गया, चाहे फिर वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हो गए। कुछ ऐसे टॉपिक है जिनके विषय में हमको एक पूरा अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो देखते रहिए चैनल। धन्यवाद।